Hello, this is Maria Jalal, and we are back with another class. And today we will be covering chapter number 4, technological and environmental factors. उसकी summary notes को पहले हम discuss करेंगे, and then we will go to our exam kit. और फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेक्नोलॉजिकल इश्यूज और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है किस तरह से इफेक्ट डालते हैं अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिकल इश्यूज से स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज में हमारे पास जो बेसिक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इश्यूज आते हैं वो हैं डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग। These are the basic and most important ones. And then outsourcing. And then we will move to environmental factors or environmental issues. इसमें हमारे पास जो इश्यूज आते हैं उसमें सबसे पहले तो environment, sorry, let's just erase it. इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं environment का impact business पे, environment's impact on बिजनेस और बिजनेस का क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे। एंड देन वी विल डिस्कस सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, राइट? तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं विद रिगार्ड टू एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी जिनको हम डिस्कस करेंगे आज ब्रीफली इन आवर समरी नोट्स क्लास, और देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर एग्जाम किट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है और जो स्ट्रेटेजी होती है उसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या चेंज क्रिएट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का जो चेंज होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज यू कैन से, उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या उसकी स्ट्रेटजी में। और वो किस तरह से होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है बेसिकली उस हायरार्की को या तो फ्लैटन ऑर्गेनाइजेशन या फिर टॉलर ऑर्गेनाइजेशन में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज यू हैव क्लियरली सीन इन माय प्रीवियस लेक्चर वीडियोस कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी हायरार्की कैसी होती है और उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। आइदर इट्स वाइडर और इट्स यू कैन से स्ट्रेच्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की और उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं उसके टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को तो हम इतना कंसिडर नहीं करते, बट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और इश्यूज डू हैव एन इम्पैक्ट ऑन दीज हायरार्की और स्ट्रक्चर यू कैन से। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की की बात कर लेते हैं। अब हायरार्की में क्या होता है कि हमारी अपर मैनेजमेंट होती है, अपर मैनेजमेंट के बाद हमारे मैनेजेरियल लेवल्स होते हैं, यानी हमारे ये 2 से 3 सीनियर मैनेजर होते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं उन सीनियर मैनेजर्स के अंडर, राइट? और उसके बाद फिर हमारे एसोसिएट होते हैं एंड देन सो ऑन। इस तरह से ये जो हायरार्की है वो चलती रहती है, और इस तरह से एक वाइडर स्ट्रक्चर अगर आपको दिखे तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। लेकिन ये जो हायरार्की होती है ये इस पे टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, और वो इस तरह से होता है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है वो मैनेजेरियल लेवल को जो है वो रिड्यूस कर देती है।
एंड दिस क्लियरली मीन्स डी लेयरिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मैं अभी सिर्फ आपको थरली बता रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट होता है वो किस तरह से मैनेजेरियल लेवल्स को जो है वो डिक्रीज करता है, किस तरह से हायरार्की चेंज होती है, और किस तरह से स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइड या वाइडर होते हैं, या फिर उसको स्ट्रेच कर दिया जाता है या रिड्यूस कर दिया जाता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये मैनेजर है, इसके कंट्रोल में दो असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होगा तो इसके अंडर में चार असिस्टेंट मैनेजर भी आ सकते हैं। इस हियरार्की को जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली बताती हूँ, अब ये एक मैनेजर है जो कि पहले दो असिस्टेंट मैनेजर को लुक आफ्टर कर रहा था। अब जबकि या तो ये कह सकते हैं कि ये दो मैनेजर्स थे जो कि इन दो असिस्टेंट मैनेजर्स को लुक आफ्टर कर रहे थे, और इस तरह से एक मैनेजर था जो इन दो मैनेजर्स को लुक आफ्टर कर रहा था। अब क्या हुआ कि इस मैनेजर को हटा दिया गया और इस मैनेजर को भी हटा दिया गया, और अब इस मैनेजर से कहा गया कि आपको ही इन दोनों असिस्टेंट मैनेजर को लुक आफ्टर करना है, राइट? तो इससे क्या हुआ कि हमने जो हमारी जो एक टॉलर ऑर्गेनाइजेशन थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया, उसको हमने क्या किया कि हमने फ्लैटन कर दिया। यानी कि हमने एक स्ट्रक्चर था जो पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह बन रहा था, उसको हमने क्या किया, उसको हमने कर दिया फ्लैटन। यानी पहले मैनेजर थे, उनके अंडर में दो मैनेजर थे, अब हमने उन दोनों को हटा दिया और हमने एक मैनेजर के अंडर दो असिस्टेंट मैनेजर जो है वो अलॉट कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको फ्लैटन कर दिया। और इस तरह से फ्लैटन करने का नतीजा ये हुआ कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से उन दो मैनेजर्स की अब कंपनी को ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने उन दोनों को जो है वो हटा दिया, और एक मैनेजर के अंडर वही काम, उतना ही काम, मतलब काम को कम नहीं किया गया, लेकिन उतना ही काम था उस मैनेजर को दे दिया गया। सही है। अब उसके बाद क्या है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मकसद क्या है कि वही मैनेजर अब दो लोगों को संभालेगा जो एक को संभाल रहा था। तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया। यानी यानी कि पहले उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल इतना था, एक एम्प्लॉय तक था, अब उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल दो एम्प्लॉय तक आ गया। यानी कि वो वाइड हो गया, वाइडर हो गया। पहले वो नैरो था, अब वो वाइडर हो गया। तो ये बेसिकली एक क्रक्स है जो मैंने अपना लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था डिटेल में उसका। और अब हम अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयज़ को एम्पावर कर रही हैं, या अपने काम को जो है वो आउटसोर्स कर रही हैं। कुछ कंपनीज एम्पावर इस तरह करती हैं कि वो एक एम्प्लॉय को ही जो है वो अथॉरिटी दे देती हैं कि आप इन सब एम्प्लॉयज़ को जो है वो लुक आफ्टर करेंगे, और इस तरह से उनका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइडर करती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि अगर ज़्यादा लोगों के अंडर ज़्यादा लोग होते हैं तो उन लोगों को, आधे लोगों को हटा के आधे लोगों को कंट्रोल देके उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर करते हैं। तो इट इट्स ऑल इट्स डिपेंड अपॉन देयर यू कैन से माइंडसेट और देयर स्ट्रेटजी। तो इस तरह से क्या होता है कि मिडिल मैनेजमेंट जो है उसकी नीड हमें, यानी कि बिजनेस को कम पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो ये जो डिसीजंस हैं वो ले रहे होते हैं, और जिसकी वजह से मिडिल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ख़त्म हो रहा होता है। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है डाउन साइजिंग का। डाउन साइजिंग का मतलब ये होता है कि डाउन साइजिंग एक टर्म है जिसको हम ऐसी सिचुएशन के साथ रेफर करते हैं जिसमें कंपनी क्या करती है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस कर देती है विदाउट नेसेसरीली रिड्यूसिंग द वर्क और आउटपुट। यानी कि काम उनका रिड्यूस नहीं करते, उनका काम जो है वो ख़त्म नहीं करते, लेकिन जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि पहले 50 एम्प्लॉयज़ थे, उस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करके 30 एम्प्लॉयज़ कर दिया गया, लेकिन काम 50 एम्प्लॉयज़ का ही 30 एम्प्लॉयज़ से लिया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं डाउन साइजिंग। और अगर आप अभी जनरली अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि डिजिटल आजकल का दौर है और टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट अपनी कर ली है। तो अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट में या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में टेस्ला है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है, ट्विटर है, जिसमें डाउन साइजिंग हो रही है, और
बहुत बड़े लेवल पे एम्प्लॉयज़ को जो है वो फ़ारिग किया जा रहा है। तो ये एक रियलिटी बेस्ड एग्ज़ाम्पल है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस किया जाता है विदाउट नेसेसरीली रिड्यूसिंग देयर वर्क और आउटपुट, तो उसको डाउनसाइज़िंग कहते हैं। इसी तरह मूविंग फॉरवर्ड, डीलेयरिंग क्या होती है? डीलेयरिंग उसको कहा जाता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन आजकल डीलेयरिंग कर रही हैं। अब डीलेयरिंग का मतलब ये होता है कि मिडल लाइन जॉब्स जो है उनको ख़त्म किया जा रहा है या उनको रिड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि 4 मैनेजर्स के अंडर अगर 2 असिस्टेंट मैनेजर थे, तो अब 1 मैनेजर के अंडर 1 असिस्टेंट मैनेजर जो है वो रखा जा रहा है, और जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज़ हैं उनको रिड्यूस किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो चाहती है कि अपना जो एवरेज स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ताकि जो मैनेजमेंट लेवल्स हैं वो कम हो जाए और ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो फ्लैटर हो जाए। टॉलर कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉलर होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उनकी हायरार्की कुछ इस तरह से होती है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लैटर होती हैं, उनकी हायरार्की कुछ इस तरह से होती है। और कभी-कभार ये इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी किया जाता है, और कभी-कभार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी में कॉस्ट कटिंग में ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों करती है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी जो है वो कम कर देती है मिडल मैनेजर्स का काम, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बहुत सारे जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो टेक्नोलॉजी कर रही होती है, तो जिसकी वजह से मिडल मैनेजर्स जो हैं उनका काम कम हो रहा होता है। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि दैट्स व्हाई डीलेयरिंग इज हैपनिंग। दूसरा रीजन एम्पावरमेंट का होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये स्ट्रेटजी लेआउट अपना करती हैं कि स्पेशली जो सर्विस बिजनेसेस होते हैं उसमें ये होता है कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाए टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल, यानी कि किसी एक को अथॉरिटेटिव रोल में ना रखा जाए, बल्कि जितना हो सके उसके काम को डेलीगेट किया जाए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो भी मैनेजर्स का काम कर सकें। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन एम्पावरमेंट की जो है वो रीज़न के तहत ये कर रहे होते हैं, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएँ, या फिर कस्टमर की जो डिमांड्स हैं उसको आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कर सकें। उसके बाद हम आते हैं आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट पे कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मकसद ये होता है कि आप अपने बिजनेस के किसी भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस किसी और थर्ड पार्टी को अलॉट करें, या कोई एक्सटर्नल वेंडर को अलॉट करें। और इसका मकसद ये होता है कि आप जो है वो अपने बिजनेस से एक ऐसा सेगमेंट निकाल दें जिसमें आपको पता नहीं हो कि कितनी कॉस्ट लगने वाली है, या फिर उस सेगमेंट को जो कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, थोड़ा अनइम्पोर्टेंट हो, और जो ज़्यादा वक्त ले रहा हो बिजनेस का, उसको आप जो है वो किसी थर्ड पार्टी के हवाले कर दें किसी एक फिक्स प्राइस के साथ। इससे क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो प्लानिंग का वक़्त देती है कि उनका जब टाइम उनके पास जो टाइम उस सेगमेंट में लग रहा था, जब वो टाइम बचेगा तो वो फिर किसी और प्रोजेक्ट्स में अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि आउटसोर्सिंग से होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने स्टाफ को शेयर करती है थर्ड पार्टी के साथ, जिससे जो उनके करंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो स्टाफ होता है उसकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती है जब वो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एन्जॉय करती है। इसी तरह आउटसोर्सिंग जो है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे भी की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मार्केटिंग कंपनी है या कोई पीआर ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च में किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले सकता है, उसको वो काम अलॉट कर सकता है। तो इसमें जो है वो आउटसोर्सिंग हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसी तरह हमारे पास 4 टाइप्स की जो है वो आउटसोर्सिंग होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। अगर आप किसी को अपना आईटी आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसमें 4 टाइप्स होते हैं। एक तो होती है टोटल आउटसोर्सिंग। टोटल आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ आप थर्ड पार्टी सप्लायर को अपने ज़्यादातर या
सारे के सारे जो है वो आईटी सिस्टम्स और सर्विसेज उनके हवाले कर दें। तो ये टोटल आउटसोर्सिंग कहलाता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप आईटी सिस्टम्स करें, आप अपने एचआर डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर सकते हैं, आप अपने आर एंड डी डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। तो इसमें कोई फिक्स्ड डिपार्टमेंट की शर्त नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर सकते हैं। इसी तरह एडहॉक आउटसोर्सिंग होती है। ये वो आउटसोर्सिंग होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईटी सपोर्ट लेता है किसी थर्ड पार्टी से फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें वो हायर करते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट यानी कि थर्ड पार्टी को ऑन अ टेम्पोरेरी बेसिस। तो ये हमारी एडहॉक होती है। एडहॉक मतलब एज पर रिक्वेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑन अ नीड बेसिस। जब ज़रूरत हो तब टेम्पररी बेसिस पे आप किसी थर्ड पार्टी को हायर करें या उसको आउटसोर्स करें, राइट। इसी तरह पार्शल आउटसोर्सिंग होती है। पार्शल आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने कुछ आईटी फंक्शंस को आउटसोर्स कर दें, जैसे कि मेंटेनेंस है या सपोर्ट है, और बाकी सबको आप अपने इन हाउस रखें। मतलब सिर्फ कुछ आप आईटी फंक्शंस को जो है वो आउटसोर्स कर दें किसी थर्ड पार्टी को, तो ये पार्शल आउटसोर्सिंग कहलाती है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सिमिलर टू एडहॉक कहलाती है, जिसमें ये होता है कि कोई भी आईटी सिस्टम होता है, उसको क्रिएट करना या उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, वो आउटसोर्स कर दिया जाता है किसी भी थर्ड पार्टी सप्लायर को। जैसे कि कोई हमारा सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल कोई हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसको हमें इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवानी है अपने बिजनेस में, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करेंगे जो कि हमारे बिजनेस में ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करवा दे या इंस्टॉल करवा दे। तो इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन में हम उसकी मदद ले सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग। ओके, इंस्टॉलेशन। Okay, then there are certain drawbacks associated with outsourcing। उसको भी देख लेते हैं। जिस तरह इसके कुछ फायदे होते हैं कि आपका काम डेलीगेट हो जाता है किसी थर्ड पार्टी को, आपके पास जो है वो और दूसरे इम्पोर्टेंट टास्क और डिपार्टमेंट का काम जो है वो करने की जिम्मेदारी आ जाती है, या आपके पास टाइम आ जाता है उसको करने के लिए। बट कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें नंबर वन ये होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी जो है वो हर्ट हो रही होती है, या आपकी इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के पास जा रही होती है, और यू कैन से आपकी टेक्निक्स और सीक्रेट इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी जो है वो इजीली बेनिफिट उससे हासिल कर सकता है। इसी तरह कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी ये वो चीज़ होती है जैसे कि आपका आर एंड डी डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप किसी को आउटसोर्स करते हैं, दैट मीन्स आप अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, और जो कि अभी मार्केट नहीं हुई है या वो प्रोडक्ट जो लॉन्च नहीं हुआ है, अगर आप किसी को आउटसोर्स करते हैं तो आपको हमेशा ये डर रहेगा कि वो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आपके कंपेटिटर्स को ना चली जाए। तो दैट मीन्स कंपेटिटिव एडवांटेज आपका जो है वो हर्ट होता है, या ड्रॉबैक्स में आता है ये पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि लॉक्ड इनटू एन अनसेटिस्फैक्टरी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है, कभी कभार हम किसी को आउटसोर्स कर देते हैं कोई प्रोजेक्ट, उसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने वो सर्विस सही नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि वो फिक्स टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिक्स प्राइस पे होता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट साइन हो चुका होता है, तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं जिसमें आपको पता है कि सर्विसेज आपको जो जो आप सर्विसेज ले रहे हैं वो ठीक नहीं होगी, वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगी। तो दैट मीन्स कि एक आपका ये कंस्ट्रेंट आ जाता है कि आपने पैसे दे दिए, आपने आपने टाइम भी ज़ाया किया, आपने अपने रिसोर्सेज भी ज़ाया किए, और आपको आउटपुट भी सही नहीं मिलेगा। दैट मीन्स के यू आर लॉक्ड इनटू एन अनसेटिस्फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है लेथार्जी, नॉट वेरी प्रोडक्टिव टुवर्ड्स कॉस्ट इम्प्लीकेशंस। यानी कि जितनी कॉस्ट आपने उस आउटसोर्सिंग में लगाई, आपको उसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आई, और यू कैन से आपको उसके मुताबिक वो आउटपुट नज़र नहीं आया कि जो आप चाह रहे थे, जो आप
एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटसोर्स पार्टी से, यानी कि थर्ड पार्टी से। इसी तरह हम बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑन बिजनेस प्रोसेसेस। इसमें नंबर वन जो है वो आपका रूटीन प्रोसेसिंग है, यानी कि अ, जो आईटी के आने से, जो आईटी के एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ है कि जो रूटीन की प्रोसेसिंग थी वो हमारी जो है वो आसान हो गई है, जिसमें हमारे पास बल्क ऑफ डाटा जो है वो हम स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। इसी तरह डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि अब लोग ना सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे, बल्कि उस सॉफ्टवेयर में से डाटा को प्रिंट भी करवा सकते हैं और अपने पास हार्ड कॉपी में भी उस डाटा को सेव कर सकते हैं फाइल्स बना के, राइट। इसी तरह मैनेजर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल प्लानिंग पॉसिबल है, अब इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल पॉसिबल है, बेटर डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है ड्यू टू बेटर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। इसी तरह न्यू स्किल्स और वेज ऑफ वर्किंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, न्यू सिस्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं ताकि उनमें नए तरह से काम किया जा सके। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअली चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपकी आईटी स्ट्रांग होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह कस्टमर सर्विस को लेके अगर हम देखें तो उसमें भी चेंजेस आए हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और वो इस तरह से कि जो डेटाबेस है और जो वेबसाइट है उसकी वजह से हम बेटर कस्टमर सर्विस परफॉर्म करते हैं, हम बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने कस्टमर से, और उनके जितने भी क्वेरीज होती हैं, उनके जितने भी इश्यूज होते हैं, उनको हम बेटर रिजॉल्व कर सकते हैं ड्यू टू आईटी। उसके बाद इंफॉर्मेशन मार्केट्स हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन को वास्ट लेवल पे जो है वो रिसर्च कर सकती है और देख सकती है कि क्या चीज़ है जो उनके बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, यानी कि रिसर्च पॉसिबल हो गई है ऑन अ वाइडर लेवल। इसी तरह डेवलपमेंट्स है कम्युनिकेशन में, अब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो अब इम्प्रूवमेंट आ गई है और डेवलपमेंट हो गई है कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। ईमेल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत क्विक और एफिशिएंट हो गया है, और वॉइस मेल ने ये अलाउ कर दिया है कि आप अगर नहीं भी हों तो आप अपने मैसेज को दूसरे पार्टी तक ईजिली पहुंचा सकते हैं, और दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। इसी तरह टेक्नोलॉजी जो है वो इनकमिंग कॉल्स और पर्सनलाइज कम्युनिकेशन को भी जो है वो इम्प्रूव कर चुकी है, और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से हम जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट पे इजीली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, जिसने हमारे ट्रैवलिंग कॉस्ट को सेव कर लिया है। इसी तरह आईटी एंड द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, इसमें आपका जो चेन ऑफ कमांड है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिडक्शन हुई है। आपको बार बार जो है वो किसी को एलोकेट नहीं करना पड़ता किसी एम्प्लॉय पे टू गेट दी फॉलो अप, और यू कैन से टू गेट द फीडबैक, और टू हैव अ एन अप्रेजल। आप बहुत इजीली किसी के साथ फॉलो अप कर सकते हैं, बहुत इजीली आप किसी को अप्रेस कर सकते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन के ओवरलोड होने की वजह से आपको पता चल जाता है कि कौन कितना काम कर रहा है, और रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, यानी कि बहुत सारी कंपनीज रिमोट वर्किंग अरेंजमेंट्स को भी प्रेफर करती हैं, और अब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो अब फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स जो है उसको भी बहुत ज़्यादा उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है आपके वर्किंग इन्वायरमेंट में, और जिसमें आपके ना सिर्फ फ्लेक्सिबल आपको वर्किंग अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है, बल्कि आप की वर्किंग अरेंजमेंट में जो मॉनिटरिंग है और जो कंट्रोल है वो भी बराबर आपको दिया जा रहा है, रखा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इसी तरह कुछ इश्यूज होते हैं जो कि डाउन साइजिंग की वजह से होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमेशा जो है वो कुछ इश्यूज भी अपने साथ लाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगी उतने ज़्यादा डाउन साइजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह मूविंग ऑनवर्ड्स विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। तो इसमें अगर हम देखें
तो इन्फॉर्मेशन को हम दो तरीके से गैदर कर सकते हैं, इट्स वाया इंटरनली और थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेस। तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि एक सिस्टम जो है उसको डिवाइस किया जाता है इंटरनली टू गैदर द इंफॉर्मेशन। और इंटरनल इंफॉर्मेशन किस तरह से हम देख सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वाया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जैसे कि अगर आप अपने सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप पीएनएल और बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सब चीज़ें आप एट द सेम टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस कर सकते हैं। और आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है। इसी तरह से एचआर और पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो एम्प्लॉय डेटाबेस होता है, वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह पेरोल है, पेरोल में आप जो है वो पे स्लिप और दूसरी चीज़ें जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो आप इजीली अपने जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी हो गया है, अब इंटरनल इंफॉर्मेशन हमारा बहुत स्ट्रांग हो गया है हर ऑर्गेनाइजेशन में। और जो भी सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरनली, उसमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कौन उसको स्टोर कर रहा है और किस मेथड से स्टोर कर रहा है, और क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जा रहा है जिसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, फाइल हो रही है, और किस तरह से कम्युनिकेट की जा रही है आपस में। तो ये सारे जो है वो ये सारा सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली इंफॉर्मेशन रोटेट करते हैं या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपस में। इसी तरह एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है वाया फॉर्मल और इनफॉर्मल कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। यानी उसको हम फॉर्मली भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम इनफॉर्मली भी कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउटसाइड आउटसाइड रिसोर्सेज या सोर्सेज। जैसे कि एग्जाम्पल में ये है कि फॉर्मल प्रोसेस में कुछ इस तरह से होगा कि कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिगार्डिंग चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट लॉ। और कोई मार्केटिंग मैनेजर है जो एक्सटर्नल मार्केट को रीड करने के लिए मार्केट रिसर्च करता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई डिसीजन ले सके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करती हैं, विच इज़ वेरी इजी। और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन क्या होती है? इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इस तरह से गैदर करते हैं जो कि नेचुरली गैदर हो जाती है थ्रू एम्प्लॉयज़। जब एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि जो उनके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है, वो किस इन्वायरमेंट में है, तो इनफॉर्मली जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है वो नेचुरली होती है थ्रू कम्युनिकेशन और बिटवीन एम्प्लॉयज़। तो इसको इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग ज़रूर रिव्यू करें so that you can better understand the whole picture. ओके, देन वी हैव एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो, सबसे पहले हम फिजिकल एनवायरनमेंट को रीड करते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। उसमें एनवायरमेंटल कंडीशन सबसे पहले आती है कि किसी भी कंट्री का टेरिटरियल साइज, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन या नेचुरल रिसोर्सेज या क्लाइमेट, रिवर्स, लेक्स, फॉरेस्ट, उसके फिजिकल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी कि उन उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट बनता है किसी भी कंट्री का, वो इन चीज़ों से मिलकर बनता है। इसी तरह बिजनेसेस जो है वो मेनली कंसर्न होते हैं किसी भी सिस्टमेटिक चेंज से जो कि एनवायरनमेंट की कंडीशन की वजह से आता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है या फिर अनएक्सपेक्टेड नेचुरल इवेंट्स है जैसे कि फ्लड्स है, स्टॉर्म्स हैं और अर्थक्वेक्स हैं। इसकी वजह से बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़े लेवल पे पड़ता है। और बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो रियलाइज करें कि जो बिजनेस का बिहेवियर हो वो इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के साथ एडजस्ट हो जाए। और जैसे कि कंपनी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही होती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में, जैसे कि इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक अनसर्टेनिटी है, ये भी एक अनसर्टेन कंडीशंस हैं। जब इनमें बिजनेस ऑपरेट कर रही होती है तो वो फिर अपने आप को तैयार रखती है जो दूसरे अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं उनके लिए भी।
और इसी तरह बिजनेसेस पे जो मेनली अफेक्ट करते हैं इवेंट्स, वो एयर पॉल्यूशन होती है। जैसे कि इंडस्ट्रीज से होने वाली एयर पॉल्यूशन, जो कि ज़्यादातर देखने में आती है। इसी तरह वाटर पॉल्यूशन होती है, इंडस्ट्री से निकलने वाली जो डिस्चार्ज मटेरियल होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसी तरह सॉइल पॉल्यूशन होती है, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट जब उसको आप डिस्पोज करते हैं तो वो सही तरीके से अगर आप डिस्पोज ना करें तो वो सॉइल में आपके मिलके उस सॉइल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो सॉइल पॉल्यूशन है वो क्रिएट होती है। और आप सही तरीके से जो है वो जो फूड का जो एक यू कैन से बहरान होता है, खाने का बहरान होता है, फसल का बहरान होता है, वो आता है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है अगर आप उस पे ध्यान ना दें तो। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम लोग बहुत इनिशियल क्लासेस से इस टर्म को पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, और अब हम इस चीज़ को रियलिटी में भी महसूस कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहाँ गर्मी नहीं होती थी वहाँ अब हाईएस्ट टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, और जहाँ सर्दी नहीं होती थी वहाँ हाईएस्ट कोल्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी इन्वायरमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ के इमिजेंस की वजह से जो है वो ख़राब हो रही है, और हमें इस पे जल्द से जल्द कुछ डिसीजंस लेने होंगे वर्ल्ड वाइड। इसी तरह ओजोन डिप्लीशन है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ओजोन लेयर जो है वो आपकी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है किसी भी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस से, जो कि ज़मीन तक पहुंच रही होती है। और ओजोन लेयर जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसी तरह कुछ एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वेज़ हैं जिसकी वज़ह से हम जो एनवायरनमेंट पे डैमेज हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 ये है कि हम कुछ हैज़ार्डस सब्सटेंसेस या फिर जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको हम स्टोर करें और सेफ़ली उनको हैंडल करें। इसी तरह हम वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंट कर सकते हैं अपने ड्रेनेज सिस्टम को सही करके। यानी कि अगर सही से वो ड्रेन होगा तो हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट नहीं होगा। इसी तरह हम सेपरेट हैज़ार्डस वेस्ट जो है वो कायम करें अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट के लिए, या फिर हम जो है वो वेस्ट को सुटेबल कंटेनर्स में स्टोर करें और उसको ट्रांसपोर्ट करें, ताकि वो हमारी जो सॉइल है उसको पॉल्यूट ना कर सके। इसी तरह हम जो है वो नॉइस पॉल्यूशन या डस्ट पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट ना करें एनवायरनमेंट में, उसका ख्याल रखा जाए। और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बेसिकली पेपर में भी आपको ईएमएस के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ईएमएस विल हेल्प द बिजनेस मैनेज एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इमिशंस एंड डिस्चार्जेस, रिसोर्स यूज एंड वेस्ट इन अ प्लान्ड वे। तो ईएमएस ये इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस सही से मैनेज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। और आप जो है वो कहीं इमिजेंस और डिस्चार्जेस जो है वो एनवायरमेंटल सेफ्टी कंट्रोल्स के अगेंस्ट तो नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि आप इफ़िशिएंटली जो है वो बिजनेस के ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकें। इसी तरह लास्ट हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का है। और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये एक टर्म यूज़ की जाती है जिसमें आइडेंटिफाई की जाती हैं वेरियस स्ट्रेटजीज टू मेक इट पॉसिबल टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज टू बेस्ट एडवांटेज। यानी कि जो रिसोर्सेज अभी हमारे पास हैं उनको किस तरीके से हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकें। इस आइडिया को प्रमोट यानी कि ये जो आइडिया है इसका मतलब ये है कि आप प्रमोट करें यूजेज ऑफ दोज रिसोर्सेज दैट इज बोथ एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल एंड लाइकली टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ऐसे रिसोर्सेज को आप प्रमोट करें जो कि एफिशिएंटली इस्तेमाल हो सकते हैं और हमें लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बिजनेस ऑपरेशन के हिसाब से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि बिजनेस आपका ओवर द नंबर ऑफ इयर्स कंटिन्यू रहे, और जब तक वो कंटिन्यू है तब तक वो उसको प्रॉफिट जनरेट करके दे, वाइल लुकिंग आफ्टर द इन्वायरमेंट एज वेल।
तो इसका इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एक कंपनी को फोर्स करती है टू लुक ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। यानी कि आपको ना सिर्फ इंटरनली इस चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व करना है, इंटरनली इस सिस्टम को मेंटेन करना है, या इस आइडिया को मेंटेन करना है, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल सेफ्टी कंट्रोल्स। आपको अपनी इन्वायरमेंट को भी सस्टेनेबल रखना है और अपने बिजनेस को भी, कि वो लॉन्गर टर्म जो है वो चल सके। इसी तरह दिस मीन्स दैट मैनेजिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मस्ट कंसिडर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, हाउ द कंपनी मैनेजेस इंटेंजिबल एसेट्स, its influence on the wider economy, and how it influences and manages social and environmental impacts। यानी कि ना सिर्फ बिजनेस अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे, बल्कि ये भी देखे कि बिजनेस अपने इंटेंजिबल एसेट्स को किस तरह से मैनेज करता है। इंटेंजिबल एसेट्स में आपके वो एसेट्स जो कि आप अपने आईज से नहीं देख सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक टेंजिबल एसेट्स होते हैं और एक टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं, एंड दे हैव अ फिजिकल सब्सटेंस। इनटेंजिबल एसेट्स जो है आपके, इनटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जो जो आप नहीं देख सकते और जिनकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, राइट। इसमें एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, तो एग्जाम्पल आपकी जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है गुडविल, और आपकी कोई भी पेटेंट्स, इनको आप इनटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स में आपकी एग्जाम्पल होगी मशीनरी, ओके, मशीनरी एक्सेट्रा आपके टेंजिबल एसेट्स में आएगी। सॉरी, माय पेन इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। सो टेंजिबल एसेट्स में वो चीज़ें होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिनका फिजिकल सब्सटेंस होता है। इनटेंजिबल एसेट्स में जैसे कि मशीनरी का फिजिकल सब्सटेंस होता है, इनटेंजिबल एसेट्स में आप उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, जैसे कि गुडविल और पेटेंट्स एक्सेट्रा। तो कंपनी किस तरह से अपने इंटेंजिबल एसेट्स को मैनेज करती है, वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में कंसिडर किया जाता है। अपने कंपनी किस तरह से इन्फ्लुएंस डालती है अपनी वाइडर इकोनॉमी पे, उसको देखा जाता है, उस उन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, और किस तरह से वो मैनेज करती है अपने सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी में ये डिज़ायरेबल होता है कि कोई भी बिजनेस अपने एक्टिविटीज से अपने जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुंचाए, और ना ही वो जो है वो अपने ऑपरेशंस को अगर वो इनएफिशिएंटली करती है, तो ना ही वो वक्त से पहले बिजनेस बंद हो जाए। तो इसलिए क्या किया जाता है कि सोशल और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेच्योर बिजनेसेस को प्रोड्यूस किया जाता है। और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक ऐसा टूल होता है जिससे बिजनेस जो है उसको फ्यूचर की सक्सेस जो है वो गारंटीड होती है। और इसमें फाइनेंशियल वेलफेयर होता है बिजनेसेस के ओनर्स का, जैसे कि शेयर होल्डर्स का, एम्प्लॉयज़ का, और कम्युनिटी का, जहाँ पे भी वो बिजनेस लोकेटेड है, राइट। अब हम एग्जाम किट के क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ये एक समरी नोट था जिसमें आपको जो है वो बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं।
ओके, सो हमने अ, क्या बात की थी कि हमने समरी नोट्स जो है वो समझ लिए थे, और अब हम एग्ज़ाम किट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने कितना समझा है इस चैप्टर को, और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, राइट? अब हम जो है वो एग्ज़ाम किट की तरफ चलते हैं, एंड देन वी विल चेक आवर नॉलेज। तो सबसे पहले एग्ज़ाम किट से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम किट में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, तो आई थॉट कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो करवाए जाएं। उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होगी, और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को लेके चलना है ये भी आप इजीली समझ सकते हैं, राइट? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। और सबसे पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इफेक्ट ऑन बिजनेस प्रोसेसेस? ए, new systems require new ways of working. B, organization have had to look upon information as a commodity and to look more closely at how this affects their business. C, voicemails allow flexibility. एंड डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें ये लिखा है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं रिगार्डिंग आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और उनका जो असर होता है बिजनेस प्रोसेसेस पे। तो ए जो है उसका मतलब ये है कि न्यू सिस्टम जो है वो न्यू वेज ऑफ वर्किंग चाहते हैं, और बी जो है उसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको कुछ तरीक़ेकार देखने होंगे इंफॉर्मेशन के एज अ कमोडिटी, और बहुत ज़्यादा क्लोजली उनको चेक करना होगा कि वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं उनके बिजनेस पे। सी, वॉइस मेल्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। और नंबर टू जो है वो है कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्क इन योर बिजनेस। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जैसा कि हमने आउटसोर्सिंग के बारे में भी पढ़ा है कुछ देर पहले, आउटसोर्सिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप नया काम अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, बल्कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस के वर्क को आउटसोर्स कर रहे हैं टू अदर थर्ड पार्टी और एक्सटर्नल वेंडर। तो आप अपने काम को किसी को दे रहे हैं, ना कि आप उससे काम बिजनेस में ले रहे होते हैं। दैट मीन्स के दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो नंबर टू भी हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह नंबर थ्री पे आते हैं। नंबर थ्री में है कि आउटसोर्सिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज एक्सपेक्ट्स ऑफ द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियसली डन इन हाउस टू स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर। यानी कि हम कुछ अपने काम के जो पार्ट्स होते हैं और एक्सपेक्ट्स होते हैं उसको हम कॉन्ट्रेक्चुअली असाइन करते हैं किसी स्पेशलिस्ट प्रोवाइडर को या थर्ड पार्टी को, जो कि प्रीवियसली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे होते हैं जिसको। तो ये है ट्रू, बिकॉज इट्स व्हाट आउटसोर्सिंग इज। तो ये भी हमारा हो गया। इसी तरह नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंट्रीज फिजिकल एनवायरनमेंट? A, territorial size, B, geographical location, C, natural resources, और D, एम्प्लॉयज यूनियन। वो कौन से जो पार्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते किसी भी कंट्री की फिजिकल एनवायरनमेंट पे? हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि कंट्री की फिजिकल एनवायरनमेंट उसके टेरिटोरियल साइज, ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके नेचुरल सोर्सेस, और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हमने अभी रिसेंटली पढ़ी है कि क्या मिल के जो है वो उसके फिजिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, except this employees union which is not in the physical environment list. तो employees union जो है वो हमारा wrong आंसर है, और इसमें लिखा हुआ है always read your questions carefully because इसमें does not covered है। अगर इसमें डज का वर्ड होता तो हम इन तीनों जो ऑप्शंस हैं इसको इंक्लूड कर लेते, बट इसमें डज नॉट का वर्ड है। डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्या नहीं शामिल होता है इसमें? तो आपको लिखना है एम्प्लॉयज यूनियन। आपको ये सही आंसर टिक करना चाहिए, राइट? इसी तरह फाइव है डी लेयरिंग इज अ प्रोसेस वेयर द स्केलर चेन इज स्ट्रेच्ड। तो डी लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्केलर चेन जो है वो स्ट्रेच्ड हो जाती है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? डी लेयरिंग में हमने क्या पढ़ा कि हम मैनेजेरियल लेवल को
जो है वो जो मैनेजेरियल लेवल होता है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट मैनेजर को देख रहे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि मिडिल मैनेजमेंट को हम हटा देते हैं, इतना ज़्यादा मिडिल मैनेजमेंट को नहीं रखते, उनको रिड्यूस कर देते हैं। और हम जैसे कि अगर पहले प्रीवियसली 3 मैनेजर्स देख रहे थे, तो अब 2 मैनेजर्स देखेंगे, दोनों असिस्टेंट मैनेजर्स को। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मैनेजर जो है उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, वो अब वाइडर हो जाएगा, राइट? तो एक इस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वाइडर हो जाएगा, ना कि स्ट्रेच्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्ट्रेच का मतलब तो ये हुआ ना कि आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम हो गया। यानी कि अगर पहले 2 एम्प्लॉयज थे, तो अब एक एम्प्लॉय हो गया, तो इसका मतलब जो है वो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो स्ट्रेच हो गया। बट आपके जो डी लेयरिंग का प्रोसेस होता है उसमें उलट होता है, उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका बढ़ जाता है। यानी कि पहले अगर आपके पास 2 एम्प्लॉयज थे, तो अब आपके पास 4 एम्प्लॉयज की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो अब जो है वो डी लेयरिंग प्रोसेस आपका वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा डी लेयरिंग की वजह से। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसी तरह 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ वे टू लिमिट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। इसमें लिखा हुआ है वुड नॉट considered a way to limit damage to the environment. A. Recycle. B. Throwing of company waste in the river. C. Store and handle hazardous substances safely. D. Prevent water pollution from side drainage. ए का मतलब है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब आप लोग समझते हैं कि प्लास्टिक और दूसरी चीज़ें जो भी हैजर्डस होती है इन्वायरमेंट के लिए, उसको रिसाइकिल करना यानी री यूज़ करना और उसको बचाना इन्वायरमेंट में वेस्ट होने से। इसी तरह बी जो है वो थ्रोइंग ऑफ कंपनी वेस्ट या कंपनी के वेस्ट को रिवर में डाल देना इज नॉट अ लिमिट, इज नॉट अ वे टू लिमिट डैमेज टू द इन्वायरमेंट। तो ये तो आपको नजर आ रहा है कि नो, इट्स नॉट अ precautionary measure, it's even a you can say disastrous measure to harm your environment. इसी तरह सी है, store and handle hazardous substances safely, ये एक सेफ्टी मेजर है। इसी तरह डी जो है वो है प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम साइट ड्रेनेज, यानी कि आप वाटर पॉल्यूशन को बचा सकें साइट ड्रेनेज को मिनिमाइज करके। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बिकॉज बी वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ वे टू लिमिट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। इसी तरह 7 है, द फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आउटसोर्सिंग एक्सेप्ट वन। ए कॉन्फिडेंशियलिटी एट स्टेक। बी कॉस्ट कटिंग। सी लॉक्ड इनटू अनसेटिस्फैक्टरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको याद हो, हमने कुछ देर पहले ही डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं, उसमें हमने ये भी पढ़ा और ये भी पढ़ा। जो नहीं पढ़ा वो कॉस्ट कटिंग था, जिसका मतलब ये है कि ये ड्रॉबैक नहीं है। और किस तरह से नहीं है, क्योंकि जब भी हम आउटसोर्सिंग जो है वो दे रहे होते हैं, किसी को आउटसोर्स कर रहे होते हैं कुछ, तो हमें हमेशा 2 डिसएडवांटेजेस होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ 2 डिसएडवांटेजेस हम देख रहे हैं। एक तो हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्टर्ब होती है, और यू कैन से ब्रीच होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रह पाती। इसी तरह हम जो है वो कभी कभार अनसेटिस्फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो ज़ाया हो जाती है या कॉस्ट बढ़ जाती है, और हमारा जो बेनिफिट होता है वो हमें नहीं मिलता। कॉस्ट कटिंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ड्रॉबैक ऑफ आउटसोर्सिंग, सो कॉस्ट कटिंग जो है वो हमारा आंसर है। अच्छा, इसके अलावा 8 है, बिजनेसेस कैन अफेक्ट एंड बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग: ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बिजनेसेस को बिजनेसेस किन पे अपना इफेक्ट डालते हैं, या उससे उन चीज़ों से बिजनेस पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो इसमें आंसर हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग से, सॉइल पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, इंडस्ट्रीज के इमिजन से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब क्योंकि ये सारे वैलिड ऑप्शंस हैं, तो दैट मीन्स आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इन सब फैक्टर्स से, इन सब चीज़ों से बिजनेस को और बिजनेस के इन्वायरमेंट को फर्क पड़ता है। सही है। इसी तरह 9 है, ट्रू और फॉल्स: एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड वाया फॉर्मल और इनफॉर्मल कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर सकते हैं वाया फॉर्मल और इनफॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्रॉम
आउटसाइड सोर्सेस। तो ट्रू ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ट्रू होगा, इसलिए क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को हम इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीकों से गैदर कर सकते हैं। और जो डाटा है वो हम इनफॉर्मल तरीके से भी और फॉर्मल तरीके से भी आउटसाइड सोर्सेज से गैदर कर सकते हैं। इसी तरह 10 हमारा क्वेश्चन है, डाउन साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। इज इट ट्रू और फॉल्स? अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो डाउन साइजिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट? इसी तरह डी लेयरिंग का मतलब होता है reducing managerial levels, which means de-layering। तो अब आप बताएं कि इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉल्स, बिकॉज डाउन साइजिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और डी लेयरिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग मैनेजेरियल लेवल्स। तो ये जो डेफिनेशन है ये डी लेयरिंग की है, ना कि डाउन साइजिंग की है। मूविंग ऑनवर्ड्स टू 11, sources of external information include, pick three option: market research, annual reports, intranet, the government। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की जो सोर्सेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मार्केट रिसर्च, एनुअल रिपोर्ट्स, इंट्रानेट और गवर्नमेंट। तो हमारे पास अगर हम देखें कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन की कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं, तो हमारे पास मार्केट रिसर्च होता है, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं और गवर्नमेंट होती है। इंटरनेट इज नॉट द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, राइट? इसी तरह हम आते हैं 12 पे। 12 क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज ए सर्टेन, बी इनएक्सपेंसिव, सी प्रोड्यूस क्विकली, डी रेलिवेंट। यानी कि गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन कहलाती है, वो हमेशा सर्टेन हो, यानी कि पता हो कि क्या हो, इनएक्सपेंसिव यानी कि एक्सपेंसिव ना हो, जल्दी प्रोड्यूस होने वाली हो, और रेलेवेंट हो। तो द डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रेलिवेंट। 13 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट्स इन कम्युनिकेशन इज फॉल्स? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इम्प्रूव फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूस ट्रेवल कॉस्ट, बी वॉइस मेल अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी, सी ईमेल इज क्विक एंड इनएफिशिएंट। अब इसमें ए और बी हमारे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा ईजी हो गया और ट्रैवलिंग कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो गई है। बी का मतलब ये है कि वॉइस मेल की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई है। और सी जो है वो इट्स अ रॉन्ग आंसर, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज इसमें ईमेल इज क्विक तक सही है, बट इसमें इनएफिशिएंट का है, विच इज रॉन्ग, बिकॉज email is the most efficient way to communicate with your clients or your employees, or any kind of communication which you would prefer to do in your organization. So uh, C is the right option. इसी तरह इन मैनेजिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी अ कंपनी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग: द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द वाइडर इकोनॉमी, how the company manages intangible assets, how it influences and manages social and environmental impacts, and all of the above। तो ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, which means के all of the above is the right option। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 15 है हमारा, द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग: एक्सपर्टीज ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी, यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ आउटसोर्सर इज लॉस्ट। ओके, सो
The following can be considered as a disadvantage of outsourcing. आउटसोर्सिंग का डिसएडवांटेज इनमें से क्या होगा? तो एक्सपर्टीज आउटसोर्सिंग कंपनीज की इज एन एडवांटेज, ऑब्जेक्टिविटी आउटसोर्सिंग कंपनी की इज ऑल्सो एन एडवांटेज, स्पेशल इक्विपमेंट यूज करना आउटसोर्सिंग कंपनी का इज ऑल्सो एन एडवांटेज। सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो जो कंपनी आउटसोर्स कर रही होती है यानी कि आउटसोर्सर वो लॉस हो जाती है, ये एक डिसएडवांटेज है। दैट मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंट्रीज फिजिकल एनवायरनमेंट। आई थिंक ये ऊपर हम कर चुके हैं बट अगेन इसमें एम्प्लॉयज यूनियन जो है इज द राइट ऑप्शन। द टाइप्स ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन कुड बी एक्सेप्ट डैश, A. Payroll, B. Production information, C. Subsidiary ledger, and D is newspaper. Internal information में क्या चीज़ होती है एक्सेप्ट, यानी कि वो कौन सी चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होती हैं इंटरनल इन्फॉर्मेशन में? तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन में पेरोल भी इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन भी होता है, सब्सिडरी लेजर भी होता है, न्यूज़पेपर हमारा नहीं इंक्लूड होता है। दैट मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 18 और 19। 18 है डैश इज द टर्म यूज टू रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंपनी इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विदाउट नेसेसरी रिड्यूसिंग द वर्क और आउटपुट। ये पूरी एक डेफिनेशन है किसकी? डाउनसाइजिंग की। डाउनसाइजिंग में बिजनेस कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिड्यूस कर रही होती है विदाउट नेसेसरीली रिड्यूसिंग द वर्क और आउटपुट एसोसिएटेड विद दैम, राइट? तो सी इज द राइट ऑप्शन। 19 जो है हमारा वो है डैश विल हेल्प द बिजनेस मैनेज एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इमिजन एंड डिस्चार्जेस, रिसोर्स यूज एंड वेस्ट इन अ प्लान्ड वे। A. Waste segregation, B. Recycling, C. Corporate social responsibility, या D. Environment management system। तो ये हमने एक डेफिनेशन के तौर पे अभी प्रीवियसली इसको रिव्यू किया है और हमारा जो आंसर है सही वो है environment management system which is D, क्योंकि वही बिजनेस को हेल्प करता है टू मैनेज एंड कंट्रोल इट्स एक्टिविटीज, जिसमें इमरजेंस हैं, डिस्चार्जेस हैं, रिसोर्स किस तरह से यूज़ किए जाए और वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाए इन अ प्लान्ड वे, वो सब एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमें बताता है। इसी तरह 20 है डैश इज अ टर्म यूज टू आइडेंटिफाई वेरियस स्ट्रेटजीज दैट मेक इट पॉसिबल टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज टू बेस्ट एडवांटेज, यानी कि वो कौन सी टर्म है जिसको हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई वेरियस स्ट्रेटजीज टू मेक इट पॉसिबल टू यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज टू बेस्ट एडवांटेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से किस तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की। So that means A is the right option. Oh, that means A is the right option. Okay, so moving onwards, मैंने किट से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अटैच किए हैं जिसमें दो क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस आई मीन वी ऑलरेडी सॉल्व्ड दैम। जिसमें 105 है आउटसोर्सिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच बिजनेस प्रोसेस, तो उसमें आंसर सी था जिसमें ट्रांसफरिंग कॉल सेंटर्स ओवरसीज, यानी कि हमने एक कॉल सेंटर का जो सेगमेंट है वो ओवरसीज ट्रांसफर कर दिया, तो ये आउटसोर्सिंग की एक एग्जांपल है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज resources in such a way that they do not compromise the needs of future generation। ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह recycling waste material could be classed as being both environmentally friendly and sustainable। Is this statement true or false? We have already discussed it and the right answer is true। Now two questions are left in exam kit related to this chapter, so we will be going to discuss them, and one of them is 107, which is introduction of a new technology often means that a company can streamline its operation. This impact organizational structure in which of the following ways? A, it encourages manager to spend more time controlling staff activities. B, it allows the company to reorganize itself into a taller structure. C, it allows delayering by widening a manager's span of control। एक
ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होना ये बात साबित करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सके, यानी कि सही तरीके से अरेंज कर सके। इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे किस तरह से पड़ सकता है? तो ए में ये है कि वो इनकरेज करता है मैनेजर को कि वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें स्टाफ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, विच इज़ नॉट ट्रू। बी है कि वो अलाउ करता है कंपनी को टू रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू अ टॉलर स्ट्रक्चर। टॉलर स्ट्रक्चर में क्या, मैंने जिस तरह आपको पिरामिड की एग्जांपल बताई थी कि उसमें आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, जो हियरार्की होती है, वो टॉलर होती है और वो इस तरह से होती है कि बहुत सारे लोगों के टास्क को हटा दिया जाता है और एक को जो है वो एक के साथ किसी एक सबऑर्डिनेट को रखा जाता है और इस तरह से उसको फ्लैटन करने की बजाय उसको टॉलर कर दिया जाता है स्ट्रक्चर को। तो ये भी सही आंसर नहीं है, सही ऑप्शन नहीं है। सी है, इट अलाउज डी लेयरिंग बाय वाइडनिंग अ मैनेजर्स स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी डी लेयरिंग अलाउ करता है ये, जो कि क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सारे मैनेजर्स को जो है वो मैनेजरियल लेवल को जो है वो रिड्यूस किया जाता है और जिसकी वजह से जो करंट मैनेजर्स होते हैं उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सी इज दी राइट ऑप्शन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज which is Lannister is a bank based in country W. It is considering outsourcing its T department to an overseas IT consultancy company. Its current IT systems are considered excellent, which is important as the banking industry is in country W is highly competitive and innovative. Which of the following statements regarding this proposal is correct? Outsourcing is likely to reduce the risk of data security breaches within Lannister. B. Lannister is likely to enjoy increased in house IT skills and knowledge. C. Outsourcing Lannister's IT department could cause a loss of competitive advantage. And D. It is likely to be easy for Lannister to bring the IT function back in house if problems arise when with the IT consultancy company. तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि लेनेस्टर एक बैंक है जो कि कंट्री डब्ल्यू में एग्जिस्ट करता है और वो अपने आईटी डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करने को कंसिडर कर रहा है किसी ओवरसीज आईटी कंसल्टेंसी कंपनी को। उसके करंट आईटी सिस्टम जो हैं वो बहुत एक्सलेंट हैं, दे आर वर्किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, जो कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए जो कि कंट्री डब्ल्यू में एग्जिस्ट करती है। एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी हाईली competitive एंड इनोवेटिव एज वेल। तो कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो इस बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं करेक्टली? ए है कि आउटसोर्सिंग जो है वो मतलब लेनिस्टर के लिए आउटसोर्सिंग जो है उसका जो डाटा का रिस्क है वो रिड्यूस कर देगा और सिक्योरिटी ब्रीचेस को रिड्यूस कर देगा विद इन लेनिस्टर। नो, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज इट्स हाईली competitive एंड इनोवेटिव और जो उसका आईटी सिस्टम है वो ऑलरेडी इतना एक्सीलेंट है कि आउटसोर्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अ, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। इसी तरह लेनिस्टर इज लाइकली टू एंजॉय इंक्रीज्ड इन हाउस आईटी स्किल्स एंड नॉलेज। लेनिस्टर जो है वो इन हाउस आईटी स्किल्स और नॉलेज जो है वो एंजॉय कर सकता है इंक्रीज्ड, विच इज़ नॉट ट्रू एज वेल बिकॉज उसके एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम्स जो हैं वो ऑलरेडी एक्सीलेंट है, तो विच मीन्स कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सी, आउटसोर्सिंग लेनिस्टर्स आईटी डिपार्टमेंट कुड कॉज अ लॉस ऑफ competitive एडवांटेज। सी से पहले हम डी देख लेते हैं। इट इज़ लाइकली to be easy for Lannister to bring the IT function back in house if problems arise with the IT consultancy company. अगर आईटी कंसल्टेंसी कंपनी से प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं लेनिस्टर को, तो वो इजीली अपने आईटी फंक्शन को जो है वो इन हाउस लेके आ सकता है, विच इज़ रॉन्ग बिकॉज एक बार आप आउटसोर्स कर दें तो आप दूसरी कंपनी जो कि आउटसोर्सिंग कंपनी होती है उस पे आप 100% रिलाई करते हैं। जिस चीज़ को भी आपने आउटसोर्स किया होता है, दैट मीन्स आप उसको वापस से रिटेन नहीं कर सकते उस चीज़ को जिस तरह से आपने पहले उसको वो चीज़ हैंडओवर की होती है। और ख़ास तौर पे वो सिस्टम जो कि आईटी सिस्टम हो उसको आप कंप्लीटली इन हाउस जो है वो नहीं ला सकते वापस। दैट मीन्स डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इसका मतलब सी हमारा राइट ऑप्शन है कि आउटसोर्सिंग
लेनेस्टर्स आईटी डिपार्टमेंट कुड कॉज अ लॉस ऑफ competitive एडवांटेज। वो इस तरह से कि एक बार आईटी सिस्टम जो है या आईटी डिपार्टमेंट उसका ओवरसीज अगर आउटसोर्स हो जाता है तो इसकी वजह से उसको competitive एडवांटेज का लॉस हो जाएगा, यानी उसकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके और सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं उसका बहुत ज़्यादा जो रिस्क है वो हाई हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आज हमने इसकी किट्स सॉल्व की और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, समरी नोट्स हमने पढ़े। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा ये चैप्टर। आप लोग हमेशा मेरे लेक्चर्स को गो थ्रू करें, उसके बाद मेरे समरी नोट्स पे आएँ एंड देन ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, और फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अ, आपके स्ट्रांग हो जाएं। थैंक यू सो मच एंड वी विल meet in another class.